चलिए सर अब आगे आएंगे। तो सर हम आगे आ जाए क्या? हाँ आ जाओ और क्या। चल वो चलेगा तू नीचे आ चल ओके, तो अगले पेज में दिखाया गया है संगोल। संगोल का क्या मतलब है? कुछ चीजें और स्टिक होती है, ये रूलिंग रॉड होती है। वो पुराने टाइम पे जो रूल करते थे उनके पास होती थी, एक हाँ। मतलब मार्क होता है वो। मार्क होता है, एक राजदंड है, उसको राजा के हाथ में रहती थी संगोल। ठीक है, तो जब अंग्रेज लोग गए थे तो उन्होंने ये चीज जवाहरलाल नेहरू को दे दी थी। ये संगोल देखो अगले पेज पे बना हुआ है, अगले पेज पे निकालो। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दी। ठीक है, इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दी। लेकिन अभी जो नया संसद भवन बना तो इसमें मोदी जी ने क्या किया, बोला नहीं ये तो हमारा रूलिंग रॉड है, ये हजारों सालों से एक दूसरे को दिया जाता रहा है, तो इसलिए अब कौन रूल कर रहा है? संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वहीं पे वो होनी चाहिए, तो उसको एक जो बैठा उसको पकड़ के हाँ स्पीकर के बगल में रहती है, तो वहीं पर इसको रखा गया, इसकी स्थापना की गई। अब जरा देखिए, नाउ each house of the parliament has a presiding officer to ensure that debates are going on in a orderly manner. Each house, हर एक हाउस में क्या होता है? ऑफ पार्लियामेंट has a presiding officer. प्रिजाइडिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रेसिडेंट की तरह काम करे, अध्यक्ष की तरह, उसे कहते हैं प्रिसाइडिंग अफसर। उसका काम क्या है? अफसर who ensures that all debates, ऐसा ना हो कि हंगामा हो जाए, all debates and discussions, ठीक है, discussions are going on in an orderly manner। तो ये देखा जाएगा कि सभी चीजें जहाँ बहस हो रही है वो कैसे हो, आर गोइंग ऑन। मतलब लड़ाई ना हो। हाँ, सर वो ऑफिसर लिखा है क्या? प्रिसाइडिंग क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ऑर्डरली मैनर। वो किसी को सस्पेंड भी कर सकता है, अगर कोई ठीक से बिहेवियर नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड कर देगा, कहेगा ठीक है आपको विंटर सेशन के लिए या समर सेशन के लिए। तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा होते हैं उसके 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और वर्ष। और जब वो मतलब वो तो इमरजेंसी हो तब भी लगती है। इमरजेंसी में लगेगी, बुलाते हैं। 3 हफ्ते के लिए होगी। जो भी संसद की कार्यवाही होगी वो कितने हफ्ते के लिए होगी? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते। और पूरे भारत के जितने भी सांसद हैं वो 3 वीक्स के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मान लो कोई नहीं आ पाए तो फिर उसके उस पार्टी का वेटेज कम हो जाएगा। तो अगर किसी को विरोध करना चाहती है या कोई सपोर्ट करना चाहती है, तो ये चीज है। इन लोकसभा प्रिसाइडिंग अफसर इज कॉल्ड स्पीकर। लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा प्रिसाइडिंग अफसर इज कॉल्ड स्पीकर। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट हु इज द स्पीकर? सर वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा, अब उसकी बात करेंगे कि चेयरपर्सन होता है उसका। एक एक करके लिखो। सो प्रेजेंटली ओम प्रकाश बिरला। प्रकाश बिरला ओपी बिरला is the presiding is the speaker of Lok Sabha. Om Prakash Birla is राज्यसभा का स्पीकर राज्यसभा में चेयरपर्सन होता है। तो अब देखिए, लोकसभा में स्पीकर है और चेयरमैन भी कहते हैं और चेयरपर्सन भी। चेयरमैन लिखा रहेगा अगर टीवी खोलोगे तो उसमें लिखा रहेगा चेयरमैन। ओम
प्रकाश बिरला इज स्पीकर। स्पीकर, तो वो स्पीकर है। ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट इज क्या खाना है? ओम प्रकाश बिरला इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम। इनका चेहरा देखो, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है? यस सर। यही ठीक है। तो ये इनका फोटोजेनिक चेहरा है, देखो। सेंगोल के बगल में नहीं, ये तो शीशे में बंद है ना, तो ये शीशे में बंद है, ये ऐसे बैठे रहते हैं ओम प्रकाश बिरला। तो वो मतलब वही रहते क्या? जो ये इनकी एजुकेशन है, इन्होंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, कॉमर्स से किया। ठीक है। और इस तरीके से ये एमए है, दैट इज मास्टर इन कॉमर्स। और इनकी कंट्री कोटा से ही एमपी है ओम बिरला, ठीक है। अब आगे देखो, एंड इन राज्यसभा कौन है? प्रेसिडेंट राधा वाइस प्रेसिडेंट जो भी है। राधा कृष्ण करके, राज्यसभा सीपी राधा कृष्णा। सीपी राधा कृष्ण प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज चेयरमैन भी बोल सकते हो, चेयरमैन। सर चेयरपर्सन। बुक में क्या लिखा है? सर चेयरपर्सन दोनों नाम बोले जाते हैं, देखो। सीपी राधा कृष्ण। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेजेंटली। चेयरमैन सब टीवी में चेयरमैन लिखा रहता है, ये देखो क्या लिखा है? चेयर, दोनों ही नाम नेट पे देखोगे सेम है। चेयरमैन भी बोला जाता है, चेयरपर्सन और सभापति, इसके तीन नाम। हिंदी में सभापति, इंग्लिश में चेयरमैन या चेयरपर्सन। अब इनका चेहरा देखो। सर देख तो लिया था। नहीं, फिर से देखो। सीपी राधा कृष्णन का चेहरा तुम्हें देखना होगा, देखा है तो सही, ठीक है। सर कोई और सर होगा तो और भी दिखा देंगे, और होगा तो दिखा देंगे, अभी तक इसमें दिखा नहीं है कोई और, बस एक ही चित्र है, ठीक है, यही दिया है चित्र। तो प्रिसाइडिंग अफसर इज चेयरमैन, चेयरपर्सन या सभापति, इसके तीन नाम है, ठीक है? सर इनके ड्रेस भी रेड रेड ही होंगे। नहीं, कोई ड्रेस नहीं है। इज वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। अब आगे देखो, तुमने 2 पेन हमको दे दिए थे क्या? 4 अभी तक नहीं हुए। चलो सब भूल जाता हूँ। ठीक है। नाउ हु इज चेयरपर्सन? नेक्स्ट पेज पे आओ। सेंगोल क्या है बताइए? व्हाट इज सेंगोल? इट इज गोल्डन प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर। यस, ए गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर है। सेप्टर का मतलब रॉड। सेंगोल इज गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड सेप्टर, प्लेटेड सिल्वर का है, और गोल्ड की प्लेटिंग है। सर फिर अंदर से कुछ भी डाल दे सर, देख थोड़ी रहा है कोई। कोई देख नहीं रहा है। अच्छा, ये किसने हैंड ओवर किया था बताइए? हैंडेड ओवर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश ने जवाहरलाल नेहरू किया था 14 was handed over by British ruler। लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, ब्रिटिश रूलर, क्योंकि कौन हमारे जो लास्ट वाइस राय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो हैंडिंग ओवर ऑफ सेंगोल बाय लॉर्ड माउंटबेटन टू जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम की फोटो क्लिक किया। होगी तो दिखा देंगे, नहीं दिखाएगा तो दिखा देंगे। सर ये क्रेडिट नहीं, ऐसा होगा तो ही दिखा पाएंगे। वही तो बोल रही हूँ। नहीं ब्लैक एंड व्हाइट है। तो लॉर्ड माउंटबेटन का हैंड ओवर करते समय कोई चित्र नहीं है, बस यही है, इन्होंने एक दूसरे को किया है, हाथ मिला रहे हैं, बट लेकिन सेंगोल का नहीं है। हैंडिंग ओवर ऑफ सेंगोल लिखे सर बाद में डाल देंगे। दिखाया तभी नहीं दिखा रहा। That is सेंगोल। सर ये 14 अगस्त को गया था। हाँ, राइट। तो ये उस समय का सेंगोल है, बट इसको हैंड ओवर करते समय ये दिखाइए, बहुत बड़ी रॉड देख रहे हो, तो ये रॉड है हाथ में लिए हुए।
ये इस तरीके का होता है। सर इसके बाद सेंगोल कैसा है, इसके ऊपर बैल का चिन्ह बना हुआ है सोने का, और भी बहुत सारी चीजें मड़ी हुई हैं। और ये ऐसा है, देखो कैसा है दिखने में, अच्छा सोने जैसा है, ऐसा तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है। और ये जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आपने देखा, यस सर दिख रहा है सर। सो इट इज लाइक दिस, ये सेंगोल सागा। ओके, तो हम इसको लिखते हैं। अब इसी चीज को पवित्रीकृत किया मोदी जी ने और फिर कहाँ लगवा दिया, ठीक है, कई जल से, सारी नदियों के जल से इसको, इसका आचमन किया, धोया, फिर इसको वहां पर पहुंचा दिया। तो अब इस इट वाज हैंडेड ओवर बाय ब्रिटिश रूलर वायसराय। लास्ट वायसराय कौन थे बताइए? लॉर्ड, बहुत अच्छा, माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू विद वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंट बेटन। ये देखिए, ये उनको सिगरेट पिला रही हैं, ये उनको सिगरेट पिला पूरे उसी समय से लोग करप्ट लीडर सर ये भी पीते थे क्या? बहुत पीते थे, सब कुछ पीते थे। और देखो उनको दिखाने, बंदर दिखाने, वो कह रहे देखो सपेरा, सर ये तो ये चापलूसी टाइप है कि नहीं? जब तुम आजाद हो गए तो किसी को ऐसे बताना कि देखो सपेरा है, तुम एक देश के ग्रेसफुल लीडर हो। सर आपने पहले भी दिखाई थी। हाँ, तो ऐसे ही दिखाया गया है। अब ठीक है, अब आगे देखिए। खींची किसने? तो ये सब ऐसे ही था। सर थोड़ा साइड होना। तो अब इसमें देखा लॉर्ड माउंट बेटन ने किसको दिया बताइए? टू दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर, टू प्राइम मिनिस्टर इंडियन सर पीएम लास्ट के बाद क्या लिखा प्राइम है? मिनिस्टर बेटा। इंडियन। बहुत अच्छा, प्राइम फर्स्ट लिख लो, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है इट इज रूलिंग सेप्टर। ये क्या चीज है? गोल्ड प्लेटेड सिल्वर। सर वो लॉर्ड लास्ट है ना, वो लास्ट के बाद। लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय। अरे वो लॉर्ड के पहले। ना सिल्वर क्यों लिखा सर, सिल्वर क्यों नहीं लिखा? लास्ट वायसराय ये कुछ है ना, हाँ ये तो वायसराय है ना वो तो। अब इतनी बात हो गई। टू हेल्प मेक पार्लियामेंट्री डिस्कशन असेंबल्ड इन ऑल ट्रांसलेशन सर्विस। अगर तुमको जिस भाषा में तुम्हें जानकारी है, जो चीज चल रही है उसका ट्रांसलेशन आता रहता है हर एक के पास कि किसने क्या बोला, और तुम्हारे कान में भी लगा रहेगा, उसमें तुम जो बटन बंगला दबा दोगे तो वो बंगला में आने लगेगा। तो है, हाँ उसमें होता है एवरीथिंग, तुम्हारे सामने मॉनिटर भी रहेगा। तो लोकसभा इक्विप्ड विद न्यू इक्विपमेंट्स। अभी देखो जो लोकसभा इंडिया की है उसमें सब चीज है। सर पीछे तो लोग सब इसमें दिखाई नहीं। सर वो स्क्रीन वगैरह लगी है ना, वही सब और क्या होगा? अब वही सब स्क्रीन में बहुत कुछ होता है, वही चीज होती है। तो ये लोकसभा में हर एक के पास देखो मॉनिटर है, तो वही है। ये तो रखा ये देखो सब चीज है। ऐसा समझ में आई बात कि नहीं? हर एक का ट्रांसलेशन सुन सकते हो, और बोलो कौन सी कितनी भाषा में सुन सकते हो, जरा पढ़ो तो। दैट इज 12 लैंग्वेजेस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो भी हो रहा है ट्रांसलेशन सर्विसेज हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, और 6 मोर लैंग्वेज जैसे बोडो, बोडो असमिया है, डोगरी, डोगरी कहाँ की है? सर कश्मीर। पूरी मैथिली ये नेपाल के आसपास का जो होता है वहाँ का है। मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत भी डाल दिया गया। संस्कृत क्यों डाली है? संस्कृत कौन बनेगा? संस्कृत उत्तराखंड की मुख्य भाषा है वहाँ भी। लोग संस्कृत बोलते हैं। हाँ मोस्टली जो भी आप देखोगे, अगर जाओगे हैं अवधि इधर की, लखनऊ अयोध्या के साइड आसपास की। लखनऊ की है। अवधि में ही ये लिखी गई है रामचरितमानस। उधर का ही। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया था? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है बताइए? दैट इज द एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग लेजिस्लेटिव का सब कुछ पढ़ चुके हैं अंशुमन, यानी तुमने देख लिया कैसे चलती है। जो लॉ बनाता है उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल बिल है लोकसभा में पारित होते हैं
वहाँ पर पेश किए जाते हैं, प्रेजेंटेड एंड अल्टीमेटली वो पास भी होते हैं। ये सारा काम लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर है, लॉ मेकिंग। लेकिन इफ लॉ इज मेड, हु इज देयर, उसका निष्पादन कौन करेगा, हु विल एग्जीक्यूट इट, उसको अमल में कौन लाएगा, प्रोमलगेट कौन करेगा, दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, अभी तुमको बताया विधायिका जो विधि बनाता है, अब उसको आईएएस अफसर्स जो ये सारे बैंक ऑफिसर्स या जो आपके केवी टीचर्स हैं, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पुलिस फोर्स सब कुछ मिला लो, तो सब क्या कह रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल के होंगे। तो अगर तुम्हें अभी स्टेट का बताएंगे तो फिर वहाँ राज्य के हो जाएंगे। हाय भाई, इसलिए वो केवी टीचर्स आते हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, उनसे वो कोई भी काम गवर्नमेंट ले सकती है, उनको चुनाव में भेज भी सकती है, वोटिंग के लिए कुछ भी करा सकती सर होता ही है। है। हाँ, सर वो हिंदी में क्या लिखा है चेयरपर्सन का? राज्य सभापति, समाप्ति। सभापति, अच्छा भाई। सभापति है ना, जानती तो हो ही, तब तो तुम जानते हो। नाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं, लेट अस सी। सोनल, कौन कौन होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। Yes, vice president and council of ministers headed by president. So, जो वो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट करता है। and executive लिखो, executive। तो पहली बात मैंने बताई विधायिका, जो विधि बनाती है, उसे क्या कहते हैं, विधायिका। और दूसरी कौन सी होती है जो उसको अमल में लाती है, कार्य पालिका। और तीसरी कौन सी होती है, न्याय पालिका। उसका हो सकता है अलग से हो, आपके में पहले पढ़ लिया हो। तो लेजिस्लेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा क्या होता है, देखो विधायिका से बनी विधि। विधि का क्या मतलब होता है, कानून। कानून यानी लॉ हो गया। और विधि से बना विधान। विधान का मतलब क्या होता है, संविधान। तो जहां ये लिखा जाए तो सम प्लस विधान से क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं से बनता है विधायक। जो विधि को बना उसे क्या कहेंगे, विधानसभा। बोलो, बात समझ आ गई। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विधायिका। बोलो, समझ में आ गया आपको कि नहीं। और इसी पर अगर कहीं कहा विधि है तो इसका मतलब है वो कानून बनाने वाला। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। विधि ने तेरी कथा लिखी। तो समझ में आ गई बात कि नहीं। विधि का मतलब है जो बनाने वाला कौन है। सर आपने कहाँ से क्लास ली है? हाँ, गाने की क्लास कहाँ से? गाने वाने की कोई क्लास नहीं। अब आगे देखो, हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है। That is, the law are implemented, ensuring, it ensures that law is implemented. Implement हो या देखो promulgated या enforced, enacted and enforced, उसे लागू करना। तो इसमें कौन कौन करेगा, ठीक है। इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग के बाद इम्प्लीमेंटिंग भी तो आएगा। कानून बना बना के रखने से क्या होगा। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्र में कौन कौन है, कौन इसे लागू करेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, इसमें आ जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंश्योर करेगा कि लागू हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी क्या करेगा, उसका यही काम है कि इन दोनों सलाह करेंगे, लागू करवाएंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो जीते हुए हैं उनमें से 4 तो कोर मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और भी 25-30 होंगे, कपड़ा मंत्री, ऐसे रेल मंत्री, सड़क मंत्री, ऐसे तरह तरह के। उन्हीं 300 में 25 होंगे।
नेचुरल गैस अब 4 बहुत कोर के होंगे जो हमने बताया नहीं आपको, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वो चार्ज नहीं होता। हाँ वही, Finance डिफेंस minister। मिनिस्टर, तो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ये काम करेंगे। लीडर वाली अब जिसका जो होगा विभाग उससे संबंधित तो अपना काम करेगा। कोई कानून अगर फोन के संबंध में या मोबाइल के संबंध में निकला तो वो वाला मंत्री काम करेगा, संचार मंत्री। तो दैट इज संचार मंत्री का मतलब है जो टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो दैट इज द काउंसिल। काउंसिल का क्या मतलब होता है? सभा। काउंसिल का क्या मतलब होता है? सभा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ इतने ही नहीं, क्या तुम समझ रहे यही एग्जीक्यूटिव है? नहीं, ये लॉ भी बना रहे हैं और एग्जीक्यूट भी करा रहे हैं, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा IAS अफसर्स, दैट इज सेक्रेटेरिएट। क्या तुमने दिल्ली में गए हो, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग देखी है? नो सेक्रेटेरिएट वो होता है सचिवालय। अगर तुम्हें कहीं बम गिराना हो तो बोलो पार्लियामेंट हाउस में गिराना ठीक रहेगा कि सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट। वो इतनी की बिल्डिंग है कि उसमें हर चीज छोटी छोटी वो होगी। तो किसी देश को अगर डैमेज करना होगा तो वो सोचता है कि he that is eyeing towards the secretariat। क्यों वहाँ पे? क्योंकि the all brainy persons who make all the plans, जो हमारा योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, वो सारा देश का प्लान बनाता है वहां बैठ के। और सब एक एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास 5-5 IAS अफसर होते हैं। प्रधानमंत्री के पास तो 12 IAS अफसर। हाँ। छोटी छोटी चीज को सर आप ऐसे बोलिएगा, ऐसे स्पीच दीजिएगा, ये ऐसे करिएगा, हर चीज की ब्रीफिंग देते हैं। टाइम मैनेजमेंट पता नहीं क्या तो हर एक चीज वास्तव में जो प्रधानमंत्री बोल रहा है वो IAS के ब्रेन से बोल रहा है, तुम इतना समझ लो। सिर्फ उसे सेलेक्ट करना, अच्छा ये लूंगा ये नहीं लूंगा, लेकिन वो पीछे पीछे फीडबैक देते हैं। तो आप समझ गए ना। तो इस तरीके से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। सचिवालय की बिल्डिंग आपने नहीं देखी तो एक बार आप देख लो, जस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है। ये लीजिए, बिल्डिंग ऑफ सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली। तो ये देख लो, ऐसा है ये सचिवालय, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। ये देख लो नीचे लिखा है, इसका पहले नीचे नाम पढ़ो, क्या लिखा है? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का मतलब है, हाँ सब इसमें IAS कम से कम इसमें 2000 सेक्रेटरी बैठते हैं। सचिव, सचिव का मतलब क्या होता है? सलाहकार। सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? कोई बॉस है, बॉस की सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब तुम समझते हो? जो सलाह दे, एडवाइजर। और ये बिल्डिंग फिर किसकी हुई बताइए? प्रधान। ये प्रेसिडेंट हाउस के जस्ट बगल में है और उसके बगल में संसद भवन। प्रेसिडेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट, संसद भवन। अब बदल गया, संसद भवन के बगल हो गया, थोड़ा सा उधर नया संसद भवन बन गया, तो ये बीच में रहते। चलो तो अब आगे देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर चूजन फ्रॉम MPs, these ministers collective responsible। अब इतनी बात हो गई, आगे देखिए। पुराने वाले क्या पार्लियामेंट्री पुराने वाले उसको म्यूजियम बना दिया गया, वो संविधान भवन हो गया, क्योंकि वहां पर क्या चीज बनी थी बताओ? संविधान, इसलिए उसे क्या माना गया? संविधान भवन माना गया। चलिए अब आगे। नाउ पेज पर नजर डालो। What are the legislative function of parliament? Functions of देखो, the constitution lays down the key functions of parliament। वो वहां पर पार्लियामेंट में जो गए हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सस्ता समोसा और डोसा खाने गए हैं, वहां पर आप ही सोचते हो उनकी उसका एक मुख्य काम भी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। वो भी 25 पैसे वाला हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल। डोसा भी जाना बहुत टेस्टी। इनका काम है संविधान बनाना, और दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी संवैधानिक दायित्व। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन का क्या मतलब है? संविधान से संबंधित कोई भी चीज होगी इन्हीं के अंदर में आएगी। और दूसरा पॉइंट है लॉ मेकिंग। देखो, लॉ मेकिंग करते हैं, कोई भी कानून है ये अगर गलत है या ठीक नहीं है तो ये बदल डालेंगे। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि
जो कानून तुमने बनाया कहीं वो सिर्फ रखा ही तो नहीं रह गया, क्या उसे एग्जीक्यूट किया गया है? क्या उसका प्रोमलगेशन, एनफोर्समेंट, निष्पादन किया गया है? तो इनकी इसमें एक मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, राज्यसभा और लोकसभा का, तो इट इज एग्जीक्यूटिव। अभी आप लोग लिख लो पांचों पॉइंट, चारों पॉइंट, फिर ध्यान से सुनना, ये सब अध्ययन बोर्ड के बताएंगे। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और चौथा पॉइंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उसे इनेक्ट करना, टू इनेक्ट लॉ, इनेक्ट मतलब एनफोर्स, इनएक्ट। और चौथी चीज है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, पैसा आया, बजट बनाना और बजट एलोकेट करना। पैसा आता है टैक्स से और जाता है लोगों के वेलफेयर में, तो कितना आया और कहाँ गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, ये अभी बताएंगे कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या कौन कौन होता है, ये अध्ययन बता देंगे, और लेजिस्लेटिव के 4 फंक्शन क्या है। Who the union executive consists of? President, Vice President, the Council of Members, Council of, Ministers. अच्छी बात है। What are the functions of Lok Sabha? It creates the law. पार्लियामेंट के फंक्शन होता है। It creates the law. फिर it makes the law execute. ठीक, बहुत है। Now what are the functions of parliament? ठीक से बैठो, मास्टरी करो। Now making financial accountability, executive accountability. Now union executive consists of, now the functions of parliament. Constitutional function, lawmaking, financial accountability, Functions of parliament. Lawmaking, constitutional functions, executive accountability, or financial accountability. Union executive consists of, President, Vice President, or Council of Ministers. correct. चलो अब आगे देखते हैं। That is, ये तो हम लोगों ने देख लिया। चलो, सर आप दीदी के पीछे मत छोड़ो सर, क्या क्या बना जिद्दीमा के लिए कोई अच्छा सवाल आएगा तभी तो ये इसके सर लिए 7-8 पॉइंट वाला सर, ऐसे नहीं ये सर। बहुत सरल है इसके लिए। नाउ पहला चीज अब एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है काम कैसे करता है पार्लियामेंट। तो पहली हेडिंग क्या डालोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, जो तुम्हारे बुक की भी पहली तो है। आप ये हाईलाइटिंग करो। हाँ। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में क्या क्या वो काम करेगी पार्लियामेंट, यानी उसके जो बाई कैमरल दोनों सदन है वो मिलकर क्या क्या काम करेंगे। Now the constitutional function means हम लोगों ने देखा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, अमेंडमेंट्स भी करती है। ये नहीं है कि लॉ बनाती चली जाए तो बढ़ते ही चले जाएंगे लॉ। कुछ लॉ को क्या खत्म भी कर सकती है, क्या यस सर। टर्मिनेट कर सकती है। तो सहयोग अब काम के नहीं रहे टाइम के हिसाब हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अभी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ओके, इनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्या तुम कह रही हो बताओ। वो तो हमने बताया था फेडरल स्ट्रक्चर, जहां 2 टियर ऑफ रूलिंग हो या 3 टियर, उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। जहां एक यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। तो इट इज Parliament is entrusted with upholding the core values of Indian Constitution, that is enabling parliamentary democracy through universal adult suffrage.
enabling parliamentary democracy, यानी इसका मतलब क्या है कि डेमोस का क्या मतलब होता है, बोलो। पीपल। और क्रेटोस का क्या मतलब है, रूल, तो डेमोस प्लस क्रेटोस पीपल्स रूल, रूल ऑफ द पीपल। बाय पार्लियामेंट। सो उसको कहेंगे डेमोक्रेसी को इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू ये इनेक्ट करना। इनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू, ये तभी हो सकती है कि जब लोगों से तुम यूनिवर्स जो 18 साल से ऊपर है ऐसे एडल्ट के द्वारा यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्स एडल्ट सफरेज, सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट्स। सो हाँ एक ही बात है, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, फ्रेंचाइज दोनों का मतलब देख लेते हैं। दैट इज सफरेज का एक ही होता है, देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंस बिटवीन सफरेज एंड फ्रेंचाइजी। चलो, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू ये करता है। ओके, अब इसमें लिखा है फ्रेंचाइज हैव सिनोनिमस टर्म्स, ये सिनोनिमस है, ठीक है, ठीक है, सिनोनिमस टर्म्स। अब आगे देखिए, फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी किसी की पावर को ब्रीच नहीं करना है। ब्रीच का क्या मतलब है कि दूसरे की पावर ले ली, आपको पब्लिक ने चुन के भेजा है, आप सोच रहे हो अब सुप्रीम कोर्ट की पावर ले लें या एग्जीक्यूटिव की ले लें, तो ऐसा करना है क्या? नहीं। एग्जीक्यूटिव का मतलब है आईएएस को जाके धमकी देने लगो। आईएएस का काम है, आईएएस है जो जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो सैलरीड पर्सन्स हैं कि नहीं हम तो तुमसे ज़्यादा हैं, हम आएंगे तो पुलिस वाले से सब आईपीएस से बोले तुम्हें खड़े होना है, हम तो विधायक हैं, हम तो ये, ऐसा करना चाहिए क्या? नो सर। तो इसका मतलब उनकी अपनी पावर्स है, तुम रूल बना रहे हो, वो इनेक्ट करते हैं, उनका अपना सम्मान है, और जो रूल तोड़ेगा उसके लिए जुडिशरी है। तो अगर क्या सबको अपनी अपनी पावर लिमिट्स को समझना चाहिए एंड शुड नॉट ब्रीच, यानी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शुड नॉट ग्रैब द पावर ऑफ अदर्स, ठीक है। इट इज ऑल द कंपटीशन फॉर पावर्स। लोग ऊंचे जगहों पे क्यों जाना चाहते हैं? वरना पैसा तो अंबानी और अडानी के पास भी है, लेकिन दे आर एंजॉइंग पावर। ये लोग कौन है बताइए? पैसा ना भी और शक्ति इन्हीं के ही हाथ में है कि नहीं? सो दे एंजॉय द पावर। तो अगला पॉइंट क्या लिखा गया है? दैट दे शुड एंश्योर दैट द पावर्स आर नॉट ब्रीच्ड ओवर। किनके किनके बीच में? द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बीच में। जरा पढ़ो। फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर, उसका आदर करना चाहिए। फॉलोइंग द separation of power between legislature executive and judiciary and चलो इन दोनों पॉइंट्स को बोल के दिखाई शिवान। enabling parliamentary democracy for universal adult suffrage franchise थ्रू, फॉर नहीं थ्रू, following the उधर नहीं देखना। जैसा कि नहीं होता नहीं आता है। निशांत आप बताओ। separation Following the दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। पहली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है? अब जो हमारी पार्लियामेंट उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं, तो पहले दो फंक्शन बताओ। constitutional lawmaking, constitutional function, lawmaking, executive,
ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और फाइनेंशियल फंक्शंस। ये सब ठीक है। अब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के 2 पॉइंट बताओ। दूसरा याद है, फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आरुष बताओ। Parliament democracy through universal elect franchise. Following the separation of power between justice, executive, judiciary. ठीक है। अब देखो, अब अगला देखिए। नाउ सी इंश्योरिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है? That is the powers are distributed between central government, state government and local government। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो पावर्स ऐसा नहीं हो कि सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी गए हैं वहां पर एयरपोर्ट पे तो 15 मिनिस्टर ने रिसीव किया तो बाकी 25 को बर्खास्त कर दिया। तो तुम लोग आए नहीं मेरे बेटे को रिसीव करने। और ऐसा होना चाहिए क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट दादागिरी करे? नो सर। है तब फिर फेडरलिज्म नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट टेक द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो सोचे मैं तो सबसे ऊपर हूं, मैं किसी को उसके पास पावर है, तो इसलिए अगर वो चाहे तो बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो वो सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के लिए नॉमिनेशन किसने किया था? मोदी ने, कि इनको बनाया जाना चाहिए, बहुत अच्छी है, और सारे बीजेपी ने वोट दे दिया तो बनी कि नहीं? द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट, मालूम तो होगा, देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब द्रौपदी मुर्मू ने हर जगह गवर्नर बैठा है। बोलो जो स्टेट है राजस्थान का हेड कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। और राज्यपाल है, और फिर दूसरे नंबर पे उपराज्यपाल, और तीसरे नंबर पे कौन है? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो क्या प्रेसिडेंट जब भी चाहे वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है? हाँ, कभी भी कहीं भंग हो गई, आज चाय में चीनी नहीं है, भंग करो। वो जब भी चाहे, एज पर हिज डिस्क्रिप्शन, उसके पास पावर है। अगर वो देखेगा कि फंक्शन नहीं कर रही लोकसभा प्रॉपरली, टाइम पास अगर सही फंक्शन नहीं कर रही है तो वो भंग कर सकता है। या किसी के पास बहुमत नहीं है, पीपल ने भेजा लेकिन किसी को मिली नहीं 272 सीट्स, तो वो अल्टीमेट या कोई पार्टी आगे आ ही नहीं रही है क्योंकि उनका गठबंधन नहीं हो रहा है उनके बीच में। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे फिर कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा 272, तो फिर से चुनाव होंगे। थोड़े दिन प्रेसिडेंट अपने अंडर में रखेगा, थोड़े दिन सेट होगा, सेट लोगों को सोचने के लिए देगा, 6 महीना साल भर, फिर चुनाव कराएगा। ऐसे ही प्रेसिडेंट किसको चुनता है बताओ? बोलो, प्रेसिडेंट को किसने चुना? प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, अपोजिशन ने, अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं थे, तो जो उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया वो नहीं बन पाया, तो बना किसका? बना बीजेपी का बना। अब यही प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू सब जगह के राज्यपाल नियुक्त करेंगे, राजस्थान का, यूपी का, बंगाल का, सब जगह का करेंगे, और वो राज्यपाल जब चाहें भंग कर सकते हैं। क्या भंग कर सकते हैं? अपनी अपनी विधानसभाएं। तो इसका मतलब है असली शक्ति किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। 26 बार इंदिरा गांधी ने भंग करवाया था अपने समय। जब विपक्षी पार्टी कहीं बन जाती थी 6 महीने बाद कुछ ना कुछ दंगा करा के भंग करा देती। तो क्या ये सही था? नहीं था। आप राज्य की फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हो। तो शक्तियां तो उन्हीं के हाथ में थी क्योंकि प्रेसिडेंट उनका, प्रेसिडेंट ने जिसे बनाया राज्यपाल यानी गवर्नर। फेयर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पहले किया गया है। However, at present it is going on properly. At that time लोग जो है इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, मीडिया कॉन्शियस नहीं थी, मीडिया पे सेंसरशिप लग जाती थी। जब तुम मीडिया या अखबार पढ़ते थे खोल के तो ऐसा लगता था कि तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। इंदिरा गांधी के बारे में जैसे उनके बारे में बहुत उनके फेवर में मतलब जो सच्ची न्यूज़ है वो नहीं छापते थे। उसमें लिखा रहता था, जो न्यूज़पेपर खोलोगे, कि जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, और जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया।
बोलो ये सब क्या बातें हैं? जब इंदिरा गांधी को देखते हैं तो भारत का चित्र उभर आता है, और मानचित्र देखते हैं तो उसमें भारत नहीं इंदिरा गांधी नजर आती है, ऐसा लिखते थे। तो आप समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा चापलूसी फ्लैटरिंग होती थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सब में सेंसरशिप थी। हाउएवर आजकल तो आप छोटी छोटी डिबेट को टीवी पे देख लेते हो, तो जैसे ही ये गवर्नमेंट आई इसने सेंसरशिप हटा दी, मीडिया से हटा दी, टीवी से हटा दी, लोग ओपनली डिबेट करने लगे। ये डिबेट हमने अपने समय में बहुत समय से कभी देखी ही नहीं थी, ये अभी 2014 के बाद ये सुनने को आई है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट आती थी वो चापलूसी फ्लैटरिंग करती थी। तो बात समझ में आई? तो तीसरी चीज अभी क्या बताई इन्होंने और उसने, एंश्योरिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सेपरेशन ऑफ पावर सर तो ये तो ऊपर लिख दिया ना बिटवीन, आप तो इसका मतलब है फेडरलिज्म इंश्योर हो, ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज हो। सर तो दोनों तो सेम हो गए। फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर, देख लो तीन अलग अलग चीजें हैं, तुम समझो इस चीज को। एक होता है कि हर लेवल पर तीन है, और एक है कि डिफरेंट लेवल पर तीन है। तो उनका मतलब आप समझिए, ऊपर वाले का क्या मतलब है कि तुम अपने लेवल के, समझ में आई बात कि नहीं, अपने लेवल के तीनों की शक्तियों में आपस में छीना झपटी ना करो। एक है कि नीचे वालों की शक्ति ना छीना झपटी करें, एक है कि माता पिता आपस में एक दूसरे के अधिकार न छीने, और एक है कि बच्चों की आइसक्रीम न छीन के खा लें। दोनों में फर्क समझो, समझ में आई बात कि नहीं? जैसे माता पिता और चाचा छीना झपटी कर रहे हैं, हम लेंगे तुम लेंगे, ये एक ही लेवल के हो गए। वो ये चीज ये है, पहला है कि लोगों को तुम सफरेज दो कि प्रॉपरली वोटिंग हो। तो अब जैसे तुम देखो वहां पर फिजी में 50 साल से जानू पीएफ पार्टी जीत रही थी, वहां की पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और वो बार बार लोग दूसरे को वोट देते थे और वही जीत जाता था। वो वहां से कहता था चलो हो गया वोटिंग, और खुद बैठ के ठप्पा लगाता रहता था, अपनी पार्टी में जीत जाता था। हर बार खेल यही खेला जा रहा था। तो इसको रिगिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोलिंग स्टेशन की रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। वो बूथ कैप्चर कर लेते थे, पूरी पब्लिक को ऐसे ही भगा देते थे, अपने हिसाब से काउंटिंग कर। वोट पब्लिक जिसको करती थी उसको मिलता नहीं था, वो मतलब खुद को ही कर रहा था। तो पहली चीज, लोग फेयर वोटिंग करें, उनके ऊपर किसी तरीके का थ्रेटन ना हो, किसी तरीके का बार्गेनिंग ना हो। ऐसी बार्गेनिंग भी ना हो जो इस बार बिहार में हुई है। मोदी सरकार ने 10-10 हजार बांट दिए, सबको बता। मोदी सर तो मतलब उन्होंने क्या किया, सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए। तो महिलाओं ने क्या किया, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर उसी को कर दिया। उसी को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। लेकिन क्या ठीक है? सर ये वही हो रही है, कुछ नहीं। देखो हर पार्टी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रही है, चाहे रूलिंग पार्टी हो, लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें क्या हो, लोगों को कोई लालच नहीं दी जाए। केजरीवाल तो नंबर 1 थे इसमें, दिल्ली में उन्होंने यही किया था कि नहीं किया था? तो इस तरीके से पहली बात, सही तरीके से चुनाव हो। किसी तरीके की, जैसे फिजी में जानू पीएफ पार्टी जीत रही थी, फिजी एक देश का नाम है, ठीक है, उस तरीके से, या मैक्सिको भी एक पार्टी थी, वहां पर भी एक पार्टी जीत रही थी। तो वैसा ना हो कि जीत नहीं रही पार्टी। सही तरीके से वोट हो, और आपस में एक ही स्तर पर मम्मी पापा चाचा आपस में छीना झपटी न करे। बोलो बात समझ आई? दैट इज, यू शुड नॉट ब्रीच द पावर ऑफ legislature, should not breach the power of executive and judiciary. You should not breach the power of बच्चों। यानी बात समझ आई कि नहीं? तुम्हारे अंडर में कौन है बताओ? तुम्हारे अंडर में स्टेट है। ये नहीं कि अरे चलो वहां गवर्नर रूल लगा, तो शक्ति तो प्रेसिडेंट के हाथ है, प्रेसिडेंट की वजह से मेरे हाथ में, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि हम ही प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। ऐसा वो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये अलग चीज है, ये तुम समझ गए हो कि नहीं अलग चीज कैसे है? You should not take the separation of power. That is, legislature should ensure that the power of states are not grabbed. सही? Between किसके बीच में? Central government, state government and local government। से या तीनों पॉइंट बोलो। Ensuring pluralism और enabling parliamentary
हाँ बोलो चित्रांश। enabling parliamentary democracy through universal adult suffrage बोलो। suffrage following the separation of power between legislature, executive और judiciary और ensuring federalism। करेक्ट। आगे देखते हैं। चलो तो तीसरी चीज है, पहला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना ली। आपने ये देखा कि डेमोक्रेसी है, पहली बात तो डेमोक्रेसी हो और तुम लूटपाट करने लगे वोटों की, तो क्या डेमोक्रेसी है? हर बार तुम ही आ जा रहे हो, बूथ कैप्चर कर ले रहे हो, पोलिंग स्टेशन कैप्चर कर ले रहे हो, अपने हिसाब से वोटिंग कर रहे हो, इवन ईवीएम को तुम टेम्पर कर दे रहे हो, उसमें कुछ छेड़छाड़ करके कि कोई कहीं भी डाले, जाए बीजेपी को या कांग्रेस को। गलत बात है। तो इस तरीके से पहला इंश्योरिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि लोग वोट डालें और नई हर बार लोकसभा बने। दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने? दैट इज फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर। अपने ग्रुप में जिसकी जो पावर है, फिर उसके नीचे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करो। तुम यूनियन में हो, तुम अपनी लिमिट में रहो और स्टेट वालों को भी काम करने दो, छेड़छाड़ मत करो। चौथी चीज क्या हुई? Upholding fundamental rights and directive principle of state policy by upholding। ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाओ कि आज से जितने भारत के निवासी उनकी आधी आधी जमीन हमारी, नियम ही बदल डालोगे अपने पास। अरे उनके फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, तुम वो सारे फंडामेंटल राइट ही ले लोगे? नो, the 6 fundamental rights whatever are given by everybody by, ठीक है, via constitution, so you are not allowed। अगर ऐसा करते हो, थोड़े समय कुछ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देगी और अल्टीमेटली उस कानून को वो खत्म कर देगी, लेकिन तुम्हें फिर भी अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अप होल्डिंग, तुम अगर लॉ मेकर हो तो तुम्हारा काम है कि वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करना। तो चौथी चीज क्या हुई? बोलो। अप होल्डिंग सर तो पार्लियामेंट में इंश्योर करती है सर कोई फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकता। हाँ बोलो। सर कोई फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स जो दिए उसको बढ़ाए जा सकते हैं, जो संविधान ने दिए उसमें से कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, बढ़ा सकते हो। तो बिना सूचना दिए अभी एक फंडामेंटल राइट बढ़ गया है, बिना सूचना दिए 3 महीने तक गुप्त स्थान पर रहने का अधिकार। ये अफ्रीका ने दिया है नया फंडामेंटल राइट। कोई कहीं चाहे फेडअप हो गया जिंदगी से तो 3 महीने पहाड़ों पे जाके रह सकता है बिना सूचना। और क्या हुआ? एक वहां का फायदा क्या है? कुछ नहीं, उसने दे दिया फंडामेंटल राइट, टाइम पास। और पाकिस्तान ने ये फंडामेंटल राइट दिया कि अगर कोई किसी के फोन को छुएगा या खोलने की कोशिश करेगा तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने एक नया फंडामेंटल राइट। हाँ, कोई भी किसी को, यही चीज चल रही है। फंडामेंटल राइट जितने हैं, हम तुम्हें मालूम है, शिक्षा का अधिकार, इसी तरीके से देश में कहीं भी रह के व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कल्चरल प्रैक्टिस, जो तुम चाहो उसको कर सकते हो। ये सारे हमें अधिकार मिलेंगे। राइट टू लिव, जीवन का भी अधिकार है, कोई ये नहीं कि तुमको मार ही डालेगा, है ना, ये चीज है। तो अब होल्डिंग फंडामेंटल राइट। चौथी चीज क्या है? इसका काम है लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्लियामेंट होती है, वो इंश्योर कर देगी फंडामेंटल राइट्स को, मतलब फॉलो कर रहे हैं। भाई इनके हाथ में कानून बनाना है। कई कानून ऐसे बनाए जा सकते थे कि इंदिरा गांधी ने कहा चलो, राष्ट्रपति नहा रहे थे उस समय, जिस समय इंदिरा गांधी इमरजेंसी, उनको सिर्फ अपने विरोधियों को सबक सिखाना था। वो उन्होंने रामलीला मैदान में जाके बोल दिया था, ये बीजेपी के लीडर थे और जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी ये सब लीडर थे, तो उन लोगों ने वहां जाके बोल दिया था इंदिरा गांधी ने 30,000 करोड़ रुपए का घपला किया और अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए हैं। इंदिरा गांधी रूलिंग पार्टी थी, बोली हमारे विरोधी ऐसे हमारे बारे में बोलेंगे, घपलेबाजी तो करती थी। तो उन्होंने अगले दिन किसके साथ हो? हमें बताओ कि देश में सभी पार्टियां गलत कर रही हैं, लेकिन तुम्हें जानकारी होना चाहिए। ये बात अलग है कि तुम्हें चुनना एक कोई है।
चुनना तो उन्हीं में से एक को है ना, तुम्हारे पास अब क्या है, क्योंकि अभी 2-4 साल बाद तुम भी वोट दोगे, तो सबके बारे में जान जाओ, उन्हीं में से एक ज्यादा बुरा है, कम बुरा है, चुनोगे तो किसी एक को चुनोगे ना। हाँ, जो उस जगह पहुंचता। तो मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने क्या किया उस समय, जनार्दन रेड्डी वो थे राष्ट्रपति, वो उनको बोला नहाना बाद में, पहले टॉवेल में ही बाहर निकाला, बाहर निकलो इसको साइन करो, धमकी देके, जबकि राष्ट्रपति ऊपर होता है। तो लेकिन इंदिरा गांधी का दबदबा था, वो किसी भी सीजेआई तक को मरवा चुकी थी, 2 सीजेआई मरवा दिए उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। बहुत उनके पास पावर थी, उनके लड़के ने थप्पड़ मारा तो अगले दिन उसका प्लेन क्रैश करवा दिया संजय गांधी का, अपने पति को 1 साल के अंदर मरवा दिया। बहुत पावरफुल लीडर है। लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया, और फिर इमरजेंसी लगाया, और जितने मेल्स थे बोला हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी, इनका स्टेरिलाइजेशन करो। 18-18 साल के बच्चों की नसबंदी करा दी, वो कभी पिता नहीं बन सकते, उनकी शादी नहीं हो सकती। बोलो क्या ये फंडामेंटल राइट का उन्होंने सुरक्षा की? बोलो कितनों की जमीन ले ली, कितनों का क्या कर दिया, इमरजेंसी में पता ही नहीं कि क्या क्या हुआ। समझ में आ गई बात की नहीं? सर इमरजेंसी के अंदर भी बहुत घपला किया होगा। बहुत ज्यादा घपला किया। तो इस सबसे ज्यादा उसी टाइम में किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो लेजिस्लेचर में संविधान को अपहोल्डिंग क्या करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, और डू नॉट टेक द स्टेट, अगली लाइन पढ़ो, And directing principle, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसका? of state policies. ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी भी सुरक्षा करना। अपहोल्डिंग का क्या मतलब होता है? सुरक्षा। जो स्टेट की पॉलिसीज हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड लॉज। रिद्धिमा 4 पॉइंट बताओ। Upholding fundamental rights and directive principles of state policy by framing laws and policies, enforcing federalism, following the separation of powers between legislature, executive, and judiciary, and universal adult suffrage, enabling parliamentary democracy through universal adult suffrage. हाँ आशीष बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऐसी क्या बात है? 2-4 तो बताओ, सब बच्चे बताएं। चलो अंशुमान बताओ 4 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। Universal adult suffrage, ensuring federalism, following separation of power between legislative, executive, and judiciary, upholding the fundamental rights. बोलो